आप लोगों को संस्कृत के उच्चारण कैसे करना इस विषय में जानकारी देंगे। देखिए, संस्कृत वास्तव में हमारी मातृभाषा है, लेकिन काल के योग से संस्कृत भाषा का लोप हो गया है, इसलिए हम लोगों को संस्कृत की जानकारी आज नहीं है। लेकिन वास्तव में तो संस्कृत भाषा, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं वैसे संस्कृत भाषा पहले बोली जाती थी, लेकिन हमारे जो ग्रंथ है वो सब संस्कृत भाषा में है। तो अगर संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता तो सब चीज़ बहुत कठिन लगती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसका उच्चारण कैसे करना वो हम थोड़ा सा बता दें। जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें सब कुछ तो अच्छा है, पर जो उच्चारण करवाना चाहिए, कायदे की बात ये है, नियम ये है कि जैसे हम कुछ श्लोक पढ़ाते हैं तो वो श्लोक एक बार गुरु बोले, उसके बाद शिष्यों ने उसका उच्चारण पुनरावृत्ति करना चाहिए। पर ये ऑनलाइन में नहीं हो पाता है क्योंकि आवाज़ अलग अलग टूट टूट के आती है, तो काफ़ी डिस्टर्ब जैसा होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस चीज़ में, अगर आगे के हमारे ग्रंथों में अगर हो सका तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ हमको दिक्कत आई है जो हमने फील किया है अभी तक के, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं, और जिससे कि उच्चारण भी आप लोग कर सकेंगे तो ठीक रहेगा। हमारा दृष्टिकोण हम बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से अपने काम भरे का तो हमको आ ही जाना चाहिए। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा में सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा में जो उच्चारण है उनके विषय में बड़ा ही वैज्ञानिक और बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषण किया गया है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा के अंदर में स्वर भी है, व्यंजन भी है, जैसे हिंदी में है वैसे ही, और कुछ अक्षरों का अंतर है, तो वो तो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी जो अंतर है वो मैं आपको बता दूंगी। स्वर आपको मालूम है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इसके अतिरिक्त में ऋ, ऋषि और ऋ, ये संस्कृत भाषा में है। अच्छा, ऋ, ऋषि जो है वो संस्कृत भाषा में तो भी है और हिंदी में भी है। देखो, ऋ जो है वो संस्कृत भाषा में है लेकिन हिंदी भाषा में नहीं है। उसके अतिरिक्त में एक चीज और बता दूं, हाँ, अच्छा, क से लेके क, ख, ग, घ, ङ, ये जो अक्षर है, पांचवा अक्षर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम क का उच्चारण, क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है ना। तो ये जो पांचवा अक्षर है ङ, यहाँ पर इस साइड में बिंदी लगती है, ठीक है, ये साइड में बिंदी लगती है। इसका उच्चारण प्रायः प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अंगा पढ़ाया जाता है। अंगा खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, और अंगा के जब आएगा तो अंगा खाली बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल गलत चीज है। उस समय बच्चों को अगर सही संस्कार दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन चलो जो कुछ हो गया। तो ये जो ङ है इसका उच्चारण देखो, क, इसका उच्चारण कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, उसके अतिरिक्त में एक चीज और जान लीजिए कि संस्कृत भाषा में ये जो ड़ है, जैसे हम लिखते हैं ना बढ़ई, ये बढ़ई में जो ढ़ लगता है, सड़क, ये जैसे लिखते सड़क, सड़क के अंदर में जो ड़ लिखते हैं ये ड़ संस्कृत भाषा में नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार जो बढ़ई है, बढ़ई के अंदर में जो ढ़ लिखा हुआ है ये ढ़ भी संस्कृत भाषा में नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी हमने कहीं संस्कृत भाषा में कोई भी चीज लिख लिया और उसके अंदर में अगर लिखा होगा तो वो ढ ही लिखा होगा, ढ़ नहीं लिखा होगा। कई बार वो लोग उच्चारण करते, जैसे विवेक चूड़ामणि बोलते हैं, ठीक है, चूड़ामणि, चूड़ामणि, तो ये विवेक चूड़ामणि बोलते अक्सर, चूड़ामणि, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसको सिर्फ चूड़ामणि बोलना, ये बिंदी नहीं है, समझ गए, विवेक चूड़ामणि, क्योंकि संस्कृत भाषा में ड़ है ही नहीं। चूड़ामणि का मतलब होता है चूड़ामणि, जो सिर में जो माताएं लगाती है एक आभूषण, वो चूड़ामणि कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर ली, ये दो वर्ण नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये लिख लिया, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक। अब हम आपको बता रहे हैं उच्चारण करने के लिए। देखिए, हमारा मुख है, तो मुख के अंदर में आप ध्यान से देखिए, मुंह के अंदर में कई भाग है। मुंह देखने में तो एक है पर अंदर से इसमें कई भाग है।
कई भाग है और उन भागों से अलग अलग भाग से अलग अलग अक्षर निकलते। जैसे कि आ हमने किया, हाँ, तो आ करने पर एक तो हमारे ओठ सबसे ऊपर दिखाई पड़ते हैं, फिर अंदर प्रवेश करो तो जो ऊपर का भाग है, समझ गए कि नहीं, जो आ करने तो जो ऊपर का भाग है वो, ठीक है, वो दिखाई पड़ता है। नीचे का भाग जो है उसको दिखाई, ऊपर का जो भाग है उसको मूर्धा कहते हैं, ठीक है, नीचे का जो भाग है उसको तालु कहते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त में हमारे ओठ, दांत और जिह्वा, जिह्वा स्पष्ट है, उसके अतिरिक्त में कंठ, ठीक है। इन सभी भागों से हमारे वर्ण निकलते हैं और स्पेशल है कोई वर्ण, कौन सा वर्ण किस भाग से निकलता है और उसके निकलने के समय पर जीवा किस भाग को टच करती है, स्पर्श करती है, ये सब निश्चित है। उसमें हमको कितना श्वास लेना है, कितना प्रयत्न करना है, कितना प्रयत्न नहीं करना है, ये सब कुछ भी उसमें वर्णन है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने मतलब भरे का आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कौन सा भाग किस अंग से निकलता है, क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता है। सबसे पहले जो क है, ठीक है, कहते अकुह, अकु, कु का मतलब क वर्ग, संस्कृत भाग में कु लिखने से क वर्ग होता है, ठीक है। तो कु हमने लिख करके यहाँ क लिख रहे हैं, क, ख, ग, घ और पंचम वर्ण है ङ, ये साइड में बिंदी, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान है कंठ, और साथ में ह, अकुह, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। अकुह ये क वर्ग है और ह, हाँ क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या बात है। अकुह विसर्जनिया नाम, अकुह और साथ साथ में विसर्ग, ठीक है, ये क्या है, विसर्ग है। इनका उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। अ, ये कु का हमने कु लिख दिए इसको, तो कु का मतलब आप क वर्ग समझ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अकु विसर्जनिया नाम कंठा, फिर उसके बाद में ई और उसके बाद में हमने सिर्फ चू लिखा। चू लिखने का मतलब क्या हुआ, च वर्ग, च वर्ग, ठीक है। चू का मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। च वर्ग ईचू यशानाम, य और श और न, इनका उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है। ऋतु रसाणा मूर्धा, री और टू का मतलब ट वर्ग, ऋतु, टू मतलब ट वर्ग पूरा और रश, र, श, ऋतु रसाणा मूर्धा। फिर है इचु यशानाम क च ट, फिर है री और तू मतलब त वर्ग, ऋतु ल स, इनका उच्चारण ऋतुलसा नाम दंता, दांत, ठीक है। क च ट त प, फिर उसके बाद में है उ और पू मतलब प वर्ग और पावर, और उसके बाद में उपद मानिए। ये उपद मानिए क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। इनका उच्चारण स्थान उपद माने ओठ, ओष्ठव, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ठीक है। अब आप देखिए जब आप अ बोलेंगे तो अ, आपकी जीवा कहीं टच नहीं कर रही, अ सीधे कंठ से आपकी आवाज आ रही है, क, ख, ग, घ, और जो जिह्वा का स्पर्श है तो थोड़ा सा कंठ की ओर ही जरा सा हो रहा है, बाकी और कहीं तालु में या मूर्धा में नहीं लग रहा है, ठीक है। क, ख, ग, घ, ये हो गया। अब उसके बाद में पांचवा वर्ण जो है इसका उच्चारण ङ, यहाँ पर इसको ये कंठ से इसका उच्चारण होगा और साथ ही साथ में हल्का सा इसका नासिका से उच्चारण होगा। ये जो पांचों, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, ये ङ है, ये न है, और ये ट वर्ग का जो ण है, ठीक है, ट वर्ग का ण था तो इसका न है,
और पूर्व का प फ ब भ म, इनके उच्चारण स्थान में थोड़ा सा नासिका का प्रयोग भी होता है। तो आप जो इसका उच्चारण करना हो तो कंठ और नासिका हल्का सा मिला दीजिए तो इन ङ का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, बस ये इसका उच्चारण है। और ये अंगा जो बोलते हैं बिल्कुल गलत। संस्कृत भाषा में सबसे बड़ी बात है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। अब बताइए यहाँ कहाँ अ लिखा हुआ है जो अंगा पढ़ रहे हैं, अंग, और फिर आखिर में ग कहाँ से ला रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल उच्चारण गलत है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताए, ये जो अंग है इसका काम क्या है? ये जो पांचों है ये इसका उच्चारण बिंदी लगाने के काम आता है। ऊपर जो अनुस्वार लगता है उसके विषय में अभी हम आप लोगों को बताएंगे पांचों प्रकार की बिंदी कैसे लगती है। जैसे अभी एक थोड़ा सा बता देते प्रसंग, वैसे गंगा, ठीक है, तो गंग यहाँ पे आधा और ये ग, गंगा ये दिखाई पड़ रहा है, गंगा। तो गंगा के अंदर में ये गंगा जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे देखो, ये गंगा हिंदी में आप सीधे सीधे गंगा लिखोगे। ठीक है, सीधे सीधे वो गंगा वाला लिखा वो नहीं दिख रहा, आप किस तरफ लिखे तो दिख जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब देख रहा हो, अब दिख रहा? नहीं, हाँ अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा तो फिर। मेन बात वो इधर जगह नहीं है ना। हाँ, ये गंगा, ठीक है, ये वाली जो बिंदी है, बिंदी के बदले में आधा ग लिखा हुआ है। ठीक है, गंगा, तो ये हो गया गंगा। ठीक है, ये बिंदी जो है वास्तव में इसके बदले बिंदी लगी है। हिंदी में हम सीधे गंगा लिख देते हैं, संस्कृत में ये सही है। ठीक है, और हम ये पांचों बिंदियों के विषय में अभी आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, अब बात होती है इचु यशानाम तालु। तो ई, जब हम ई बोलते हैं तो हमारी जबान आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे, जो मुंह के नीचे वाला भाग है वहां टकराती है। ठीक है, है ना, मुंह के नीचे में टकराती ई बोलने में ऐसा होता है ई। और फिर उसके बाद में च, छ, ज, झ, इया। तो इया बोलते समय पर जबान जो है हमारी वाणी, ये जो जिह्वा है वो नीचे टकराती है, साथ में नासिका का सहारा होता है, तब ये इया, ये जो इया होता है ये निकलता है। ठीक है, ये इया निकलता है। उसी प्रकार से ये, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु कहा गया। क्यों? क्योंकि जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श करती है और तब ये वर्णों का उच्चारण हो पाता है। ठीक है, अब उसके बाद में री, री बोलते समय आपका जो जिह्वा वो ऊपर टकराती है, ऊपर वाले स्थान को कहा जाता है मूर्धा। ठीक है, तो री। फिर उसके में ट, ठ, ड, ढ। आप बोल के देखिए, जबान बराबर ऊपर टकरा रही है, ढ, ण। और ण बोलते समय पर जबान ऊपर को टकराएंगे, थोड़ा सा नाक लगेगा, नासिका। तो ये जो ण है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और साथ में नासिका, जो मूर्धा के साथ में नासिका है। ठीक है, और र और श, ये श। अच्छा, श भी तीन प्रकार के, ये श है, इसका उच्चारण करते समय जबान वाणी जो है, जो जिह्वा है वो नीचे टकराएगी तालु में, ये इसको तालव्य शकार भी बोलते हैं। इस शकार का संस्कृत में अगर अच्छा कोई वे तो तालव्य शकार बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये वाले शकार को मूर्धन्य शकार बोलेंगे, और जो आड़े लोग बोलेंगे पेटफर्रे श बोलेंगे, इसको शक्कर वाला श बोलेंगे। लेकिन शक्कर वाला श कौन जाने, पर इसका जो शुद्ध संस्कृत में नाम है इसको तालव्य शकार बोलते हैं, इसको मूर्धन्य शकार बोलते हैं। ठीक है, और इसको ये स को, इसका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसको दंती स बोलते हैं। अभी इसकी बात करेंगे। री बोलते समय पर देखो, दांत हमारे री, जबान जो है वो दांत में टकराती री। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान दंत है। उसके बाद में त, तू मतलब तवर्ग, त, थ, द, ध और न। समय सब में दांत को टकराया, साथ में न बोलते समय न हल्का सा नाक भी लगती है, तो ये न का उच्चारण दांत और नाक से होता है। ल में दांत और फिर स, तो ये स को दंती स बोलते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण। उसके बाद में ऊ, और जो बड़ा ऊ है वो भी इसके अंदर में ऊ बोलते समय आप देखो ओठों से आपकी उच्चारण होता है। ओठों की आकृति ऐसी हो जाती है, ओ ऊ, है ना, उसके बिना ऊ का उच्चारण नहीं बन सकता। आपका वर्ड पकड़ लो, ऊ का उच्चारण बोलो, नहीं कर सकते। ऊ। अच्छा, पु, प जो है प वर्ग, इस प वर्ग का उच्चारण भी ओठ से होता है। प
फ, हर एक में ओठ हमारे एक दूसरे को टकराएंगे। प, फ, ब, भ, म। कई बार लोग उच्चारण करते समय गलती क्या करते मालूम है? फ बोलते, फ। ये फ बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपके ओठ नहीं टकरा रहे हैं, दांत टकरा रहे हैं। तो जो ओठों से बोलने वाला है वो फ बोल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। समझ गए? फ ही बोलना चाहिए। ठीक है? प, फ, ब सब में ओठ जाएगा। ठीक है? अब ये म का उच्चारण ओठ भी जो है म, और साथ साथ में थोड़ा सा नासिका। ठीक है? ये बताओ, ये तो य मंगणम नासिका चो, इसीलिए हमने लिख दिया य मंग य मंगणन म। इनका उच्चारण स्थान नासिका से है, क्योंकि हमने आपको बताया इनके उच्चारण के स्थान में इनके ये जो मूल स्थान है वो प्लस नासिका का सहायता लिया जाता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका भी कहा जाता है। ठीक है? ये हो गया आपके, ये उच्चारण स्थान आपको मालूम हो गया। अब ये हो गए बाद में ये जो ङ है इसके बारे में हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए, उच्चारण करते समय प्रायः लोग उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्या लिखा है? स्थान। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ये मैं बता दूं। इसको कई लोग तो बोलते हैं स्थान, और कई लोग बोलते अस्थान। ये दोनों ही गलत है। क्या यहाँ ई लिखा हुआ है जो स्थान बोल रहा है? संस्कृत भाषा में एक बात नियम याद रखना, जो अक्षर लिखा है वैसा ही उच्चारण होगा। ठीक है? तो जब स्थान बोल रहे हैं तो ये भी गलत है, और अस्थान बोल रहे हैं वो भी गलत है। इसका उच्चारण अब करा कैसे जाए? प्राय इसको उच्चारण करने में सबको दिक्कत होती है। ठीक है? तो इसका उच्चारण करने के लिए जो शायद सीटी बजाते ना, ऐसे सीटी बजाए स्थान, स्थान, सीटी बजाए स्थान, समझ गए? ई नहीं निकलेगा, स्थान ऐसे बोलना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि पहले कोई शब्द है, तो उस शब्द में ये आधे स को ले लिया जाता है और फिर थान बोल दिया जाता है। कहीं पर भी जैसे पहले कोई शब्द आ रहा है तो आता, जब श्लोक वगैरह हम पढ़ते हैं जैसे तत्स, वितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र में, और कई जगह पर ये आप श्लोक में जब आएगा तब अहम है ना, अहम अगच्छत, अगच्छम, अहम अगच्छम, जैसे ये लिखा हुआ है। तो एक सूत्र है संस्कृत भाषा में, अचहीनं ये परेण संयुजम। अचहीन, अचहीन मतलब, ठीक है, अहम अगच्छम। अब क्या होता है, संस्कृत भाषा में नियम होता है कि अगर कोई भी, अगर अचहीन मतलब हलंत शब्द है, ठीक है, हलंत अक्षर है अगर, तो वो उसके आगे अगर स्वर आता है तो स्वर में मिल जाएगा। समझ गए? ये क्या होगा, स्वर में मिल जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा अहम, ये माँ पूरा हो गया, माँ हलंत में। शारदा सबको म्यूट करो, शारदा सबको म्यूट करो, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। अहम अगच्छम, अहम अगच्छम, ठीक है, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये अहम अगच्छम हो गया, लेकिन अब अहम के बाद में समझ लीजिए अहम गच्छामि लिखा है। अहम गच्छामि ने मैं जाता हूं, और यहाँ पे अहम गच्छामि मैं चला गया, ये मतलब हुआ। अहम गच्छामि लिखा हुआ है। अब यहाँ म के बाद में कोई स्वर नहीं है, म के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो एक सूत्र है मोनुस्वार। उस सूत्र के अनुसार अगर किसी शब्द, मतलब कोई जैसे अहम है, अहम यानी मैं होता है, शब्द रूप, अथवा कोई धातु रूप यानी क्रिया का जैसे रूप चलता है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये सब, तो उनके अंत में अगर ये हलंत म आता है और उसके बाद में कोई व्यंजन आता है, स्वर नहीं आता, व्यंजन आता है, तो इस म को अनुस्वार हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ये अहम,
ठीक है, ये अनुस्वार हो जाएगा, ये म की बिंदी अनुस्वार हो गई, तो अहं गच्छामि। अब समस्या क्या होती है, ये जो बिंदी है इसका उच्चारण हम क्या करें, तो प्रायः लोग इसका उच्चारण अहम कर देते हैं, ये बिंदी का उच्चारण म करते हैं। यहाँ पर देखो ये अनुस्वार लिखा हुआ है, ये म नहीं लिखा है, म लिखा होता तो म पढ़ते आप, लेकिन ये अनुस्वार लिखा है ना, तो अनुस्वार अंग अह बोलते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो अंग अह अंग, तो ये अंग उसका उच्चारण है, तो अहंग, इसको बोलेंगे अहं गच्छामि। ठीक है, यहाँ पे म नहीं बोलेंगे। और कभी भी जैसे परमम पदम, ठीक है, परमम परमंग पदम, अगर एक साथ लिखा, ये हो गया परमंग पदम ऐसा, और नहीं अगर मान लो यहाँ लिखा म बोलना है तो लिखा रहेगा। समझ गए? जैसे अभी हम एक श्लोक पढ़ रहे थे, उसके अंदर में आया जैसे यहाँ पर आया है जगतपतिम, पर ये जगतपतिम कहाँ आया, देखो दिखाई पड़ रहा है ये जगतपतिम, ये जगतपतिम कहाँ आया, ये जो श्लोक है इसके अंत में आया, इसके बाद में कोई ना तो हल है ना, इन्हें कोई व्यंजन भी नहीं है, कोई स्वर भी नहीं, तो जगतपतिम ये म लिखा हुआ है। यहाँ आपको जगतपतिम यानी म ही बोलना है। लेकिन अगर मान लो यहीं पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है आदित्यं, आदित्य के ऊपर बिंदी है, इसके बाद में ये प्रेक्ष है ना, तो ये आदित्यं प्रेक्ष जप्त वेदंग पढ़ोगे इसको, ये परंग पढ़ोगे इसको, ये र के ऊपर जो बिंदी इसको परंग, परम नहीं परंग, ठीक है, परंग हर्षम वाप्तवान ऐसा मतलब होगा। समझ में आई एक गलती, यहाँ लिखा है देव देवंग, ठीक है, और यहाँ पे म लिखा हुआ है, जहां म बोलना है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई ना तो हल है ना तो कोई व्यंजन है ना कोई स्वर है, अब ये म का कुछ भी नहीं हो सकता अंत में, तो म का म ही रहेगा। लेकिन अगर बीच में होता जैसे गुणित, एतत् त्रिगुणितम, ठीक है, त के ऊपर त के बाद में यहाँ म होता त्रिगुणितम, पर म को यहाँ पे स्वर हो गया, ये अनुस्वार हो गया है, तो एतत् त्रिगुणितंग पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई, क्लियर हुई ये बात। ये म की बिंदी वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत लोगों की है, इसको आप लोग समझिए। क्लियर है ये चीज सबको? अब हम आगे बढ़े। दीदी एक बात पूछो क्या? हाँ पूछो। अभी आपने जो अनुस्वार जो बिंदी जो है उसका उच्चारण तो आपने अलग बोला, म बोलने का नहीं है, तो अहम ब्रह्मास्मि जब बोलते तो फिर अहम ब्रह्मास्मि कैसा बोलने का? अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम है पर अहम ब्रह्मास्मि होता है, वो अहम जब अलग बोलता है बिना संधि के, बिना संधि नियम के, तब अहम होता है, पर वो अहम ब्रह्मास्मि है वो। ठीक है, वहां पे फिर म करने का अनुस्वार 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 बिंदी अहं ब्रह्मास्मि। हाँ, और एक चीज और है, देखो अहम ब्रह्मास्मि, हाँ वो नहीं गंगा के समान नहीं है वहां अहं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं साफ कर रही हूँ। और जैसे एक चीज और है, कई बार कुछ ऐसे पढ़ाने वालों को मैंने देखा है, वो लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि जैसे ये जो बिंदी आई, अब बिंदी के बाद में जिस वर्ग का अक्षर है उस अक्षर का वो लेने का, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अभी हमने बताया था देव देवं जगतपतिम, देव देवं जगतपतिम। अब इसके बाद में ज आया है, तो कई लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं इंटरनेट पर, जो मैंने देखा है 2-3 साल पहले ऐसा, इसलिए मैं वो बता दे रही हूँ कि ये जो माँ बिंदी है, इस बिंदी के बाद में ज आया है। अब ये ज किस वर्ग का है? च वर्ग का है, तो ज इसका जो ञ है, मतलब इसका जो पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण का हलंत इसका उच्चारण होगा,
ऐसा बता रहे हैं, मतलब ये बिंदी का, ये बिल्कुल गलत है, ये चीज बिल्कुल गलत है। ये चीज जो होती है ये तब होती है अगर ये देवंग के ऊपर होता, मतलब ये पद के बीच में अगर ये स्वर होता तब ये नियम लगता है। पद के अंत में ये नियम नहीं लगता, पद के अंत में मोनुस्वार सूत्र से इसका अनुस्वार ही होता है, ये बात ध्यान रखने की है। क्लियर हो गया? हाँ तो खंडेलवाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ पूछिए। हेलो। हाँ हेलो हेलो। आप हाथ उठा रहे थे, पूछिए। मेन बात खंडेलवाल जी। हाँ, मैं ना ये हो पाई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आएगी? हाँ शुरू से नहीं हो पाई थी, मेरे को आया ही नहीं था होना। क्या नहीं हो पाया आंटी जी? अटैच नहीं हो पाई थी मैं। तो अब सुनो, जो जहाँ चल रहा वहाँ चलो, वहाँ चलो, ठीक है फिर, ओके कोई बात जहाँ चलो ठीक है। हाँ आप लोग लेट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये बात है कि हर ये जो होता है, जैसे कि हमने लिखा है ये जो बिंदी के स्वर में, एक चीज मैं अभी बता रही हूँ आपको। हाँ, जैसे हमने लिखा अंगुष्ठ, ये जो बिंदी है अंगुष्ठ, अंग, ये जो है इसको अगर लिखेंगे संस्कृत में तो यह अंग, ये वाला क्या है, ये ग है। ये ग कौन से वर्ग का है? ये जो है, अब इस बिंदी को हम पांच अक्षर हो सकते हैं। बिंदी का मतलब ये देखो, ङ च क च है ना, य और य म, एक तो क च ट त प है ना, क च वर्ग का ये हो गया, ट वर्ग का ण हो गया, और क च ट त और प, हाँ आधा न और आधा म, इन पांचों में से एक हो सकता है। पर इसमें से कौन सा होगा? ये जब बीच में है तब, जब किसी शब्द के बीच में जब ये है तब इसको मान लो हम, ये हिंदी में तो ऐसा लिखते हैं, संस्कृत में ऐसा लिखते हैं और ऐसा उच्चारण करना है, तब की बात है। तो ये देखा जाएगा कि ये अनुस्वार के बाद में कौन सा अक्षर है, वो जो अक्षर है वो किस वर्ग का है, ये देखा जाएगा। तो जैसे ये अनुस्वार के बाद में ग आया, ये ग कौन से वर्ग का है? क वर्ग का। तो क वर्ग का जो पंचम अक्षर है ङ, वो यहाँ पर माना जाएगा कि उस वो वाला अक्षर यहाँ आधा है, उसके बदले में यहाँ अनुस्वार हुआ है। तो हमको अगर लिखना है तो इस अक्षर को हलंत अंगुष्ठ ऐसा लिखेंगे। संस्कृत भाषा में आप कभी भी देखेंगे पूजा पाठ में अंगुष्ठाभ्यां नमः ऐसे लिखा रहता। तो आप लोग ये ग क्या पढ़े कंफ्यूज हो जाते हो, पर ये क्या है? ये बिंदी है। इस बिंदी को यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसी की बिंदी बनी है और संस्कृत भाषा में शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद में ये हो गया। अब दूसरी, जैसे लिखा है चंचल, चंचल। अब ये जो बिंदी है इसके बाद में आगे कौन सा अक्षर है? च वर्ग का। तो च वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है? ञ। तो इसको लिखते समय हम लिखेंगे चंचल, ठीक है, इसको लिखेंगे चंचल। इसके उच्चारण में देखो चंचल, इसको उच्चारण में हम बोलते समय चंचल होता है, ठीक है। और इसके अंदर अंगुष्ठ, अंग, इसमें अंग निकलता है, अंग, अंगुष्ठ, यहाँ चंचल। ये अंग में भी आपको अब फील होता है कि कुछ अंतर है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में आया, ये हो गया। इसके बाद में हम बताएंगे आपको डंडा, जैसे डंडा, ठीक है, डंडा। तो डंडा जो है, डंडा है, दंड है। अब ये डंडा में इसके बाद में ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे ड के बाद में ये वाला ण है, ये हलंत होकर के डंडा। आप हिंदी में भी लिखोगे तो डंडा लिखा जाएगा। आपने कभी डंडा लिखा हुआ नहीं देखा होगा, आपने कभी डंडा लिखा हुआ नहीं देखा। इसका तो उच्चारण ही करते नहीं बनेगा,
इसका उच्चारण करने की कोशिश कर, नहीं ये ई है, इसका ई है, तो इस ई का उच्चारण ही करते नहीं बनेगा। समझ गए? तो जबान कैसे, मतलब कहाँ से कहाँ उसकी मूविंग होगी, उस हिसाब से हमारे यहाँ ये संधि के नियम बनाए गए। डंडा ऐसा बोलने में भी डंडा, ये भी अजीब सा लगता है, डंडा ही निकलता है, तो डंडा। ठीक है, ये बात ये सही है, केवल ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर है, जैसे लिखा है तांबुल। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदी के बाद में ब आ रहा है, ब कौन सा, प फ ब प वर्ग का है ना, तो यहाँ पे तांबुल। ठीक है, ब ये पंचम वर्ण आया है, ब यानी प वर्ग का, तो तांबुल हुआ। चम्मच, अपन लिखते चम्मच, तो चम्मच, समझ गए? तो उसके अंदर में म आता है क्योंकि च वर्ग का है, चम्मच। जैसे लिखा चम्मच, ये यहां बता रही हूं मैं, चम्मच। तो ये मां क्या है, इसको हम चम्मच लिख लो। ठीक है, तो ये बिंदी के बाद में ये मां है प वर्ग का। ठीक है, प वर्ग का है, और ये प वर्ग का अंतिम अक्षर यहाँ चम्मच लिखा जाएगा, ये चम्मच सही है। अब इसको यहाँ पे कहीं पर ये लिख दो, कोई दूसरा अक्षर लिख दो तो गलत हो जाएगा। तो इनके उच्चारण करते समय भी आप फील करेंगे कि किस प्रकार से अंतर है। तो जो नियम वो लोग, कुछ लोग ऐसा बताते, जैसे यहाँ पे लिखा इदम। ठीक है, ये इदम है, अगर हमने ऐसे अकेले इदम लिखा तो इदम लिखेंगे, पर इदम करोति ऐसा है, तो ये बिंदी, इसको ये यहाँ व्यंजन है, तो यहाँ पे इदम करोति, इदम करोति, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कहीं पर लिखा होता सहस्र, ये क्या लिखा है, सहस्र, यहाँ स है। ठीक है, ये स्र, ये स्र का मतलब कि आधा स और र को मिलकर के, आधा धन स को मिलकर बना है स्र। ठीक है, अच्छा, कई जगह पे लिखता है सहस्त्र, सहस्त्र, ये सहस्त्र का मतलब होता है हजार। यहाँ पर आधा स है। ठीक है, उसके बाद में त हलंत और र पूरा। ठीक है, ये त्र बना हुआ है, सहस्त्र, दोनों में अंतर, ये सहस्त्र है और ये सहस्त्र। सहस्त्र का मतलब भी हजार, तो पे सहस्त्र और ये सहस्त्र, दोनों चीजों में अंतर है। उच्चारण इसके समझने के। उसके बाद में एक चीज हमने आप लोगों को और बतानी है, ये साफ करूं बोर्ड। सब लोगों को सुनाई आ रहा है कि नहीं, कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा, क्या बात है? दे रहा ना? अरे तो हम जब पूछते हैं कि समझा कि नहीं समझा तब तो उत्तर दो, नहीं तो पता चले आवाज नहीं जा रही है कुछ। ठीक है, ठीक है, इसको साफ करूं बोर्ड। ऐसे दीवालों को थोड़ा पढ़ा दूं फिर तो मैं, फिर क्या जरूरत है क्लास की, उत्तर तो दिया करो। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज बहुत आवश्यक है, ये जो हलंत्र की, जैसे कहा लिखा है ये दर्द, यहाँ पे द पूरा है, र हलंत है और द है, दर्द, ये क्या हुआ, दर्द। ठीक है, और अभी जो हमने बताया था, जैसे लिखा है, सपोज करो द हलंत और र पूरा, तो ये बनेगा द्र, ये बनेगा द्र, ये दोनों में अंतर समझो। प्राय इसमें उच्चारण करने में लोगों को जब लिखा क्या है ये हमको सही मालूम है तो हम उच्चारण कर सकते। ये है दर्द और ये है जैसे लिखा दरिद्र,
यह है दरिद्र। इसको दरिद्र नहीं पढ़ेंगे, दरिद्र नहीं, इसको दरिद्र पढ़ा जाता है और ये दर्द है। ठीक है, कुछ और भी संयुक्त अक्षर है, उनके उच्चारण के विषय में भी आपको मालूम होना, जैसे क्षत्रिय का छ है, ये क हलंत और श, इसको मिला करके श बना हुआ है क्षत्रिय। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो ज्ञ है, ज्ञ बना है ज हलंत और ञ को मिला के बना हुआ है। देखो मराठी में ञ बोलते हैं, ञ ञ, ठीक है, जबकि संस्कृत में इसको ज्ञ बोला जाता है। तो ऐसा लगता है कि ग और य को मिला करके ज्ञ बना हुआ है, परंतु ये ज और ञ को मिला करके बना हुआ है, दोनों का संयुक्त अक्षर है। ठीक है, ये हो गया। और जैसे लिखा है श्र, ये जो श्र है ये श हलंत और र, श्र बना है। ठीक है, इसी का अगर मान लो श्री है, तो ये श्री कैसे बना, श र और री, तीन चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर में ये श्री ये जो श्री श्रृंगार, तो ये श हलंत र, ठीक है, र और उसके अंदर में फिर री की मात्रा, ये री की मात्रा, ये तीन चीजें हैं, तब ये श्री बना है, श्रृंगार। ठीक है, और उसी प्रकार से हाँ, र भी आधा और ये री, ये री ऋषि की मात्रा, हाँ री ऋषि की मात्रा ये लगी हुई है। ठीक है, ये तो ये श्र है तो श और र मिल के बना है, पर यहाँ र पूरा है। ठीक है, इसमें र पूरा, इसके अंदर में र हलंत है, तब ये री की मात्रा लगी है, इसके अंदर में र हलंत और ये अ है, सही पूछा जाए तो। ठीक है, ये में श र और अ है। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कुछ, ये साफ कर रही हूं मैं, प्राय लोगों को ये चीजें मालूम नहीं रहती, इसलिए उच्चारण में काफी दिक्कतें आती है। अब जैसे ये है यद्यपि, स्वामी जी एक चीज मैं जानना चाहता था। जी हाँ बोलिए। ज्ञान के उच्चारण में हम लोग ज्ञान बोलते हैं और आर्य समाजी इसको ज्ञान बोलते हैं, तो क्या सही उच्चारण रहता है इसका? भाई ऐसा है कि इसमें हमने परंपरा से तो ज्ञान पढ़ा है, और मराठी जब पढ़ते थे तो मराठी ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, हाँ, तो वो पढ़ा है, तो जो हमने परंपरा से पढ़ा है हम उसी को बोल सकते हैं। अब वो ज्यादा उसका विश्लेषण करने की क्षमता हमारे पास नहीं है, बस इतना ही जानते जो हमने परंपरा से पढ़ा है। अरे अच्छा, ये यद्यपि, तो यहाँ य और ये जो द है ना, ये द, ये वाला द, ये हालंत द और य को मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यद्यपि। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे लिखा है ब्रह्मा या ब्रह्म, ब्रह्म, यहाँ पर क्या है, ये ब तो हलंत है, र पूरा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ह हलंत है और म पूरा है, हम, ब्रह्म, इसमें आ की मात्रा लगा दूंगी तो ब्रह्मा बन जाएगा। ठीक है, ब्रह्मा या ब्रह्म, ये बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसी प्रकार आप देखेंगे विद्वान, ब्रह्मा और ब्रह्मा में थोड़ा फर्क क्या है तो बताओ। ब्रह्म, ब्रह्म जो है यानी जो अस्थि भांति प्रिय से जो चेतन तत्व है, जो सब कहीं व्याप्त है, वो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है और ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, परंतु ब्रह्मा शब्द जब लिखा गया है ब्रह्मा, तो उसका मतलब केवल चतुरानंद ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वही है। ठीक है, और ब्रह्म शब्द के शब्दकोश के अनुसार तीन अर्थ है। एक तो जो सब कहीं व्याप्त जो ब्रह्म है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म जो है वो ब्रह्म है। ठीक है, और दूसरा वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द कहा गया है, अब ब्रह्मा जी के लिए भी ब्रह्म कहा गया हुआ है। ब्रह्म शब्द में कितनी ब्रह्म, तो ब हादा, ब हलंत, हाँ, ब हलंत, र पूरा और हलंत, ह और म। एक मिनट फिर से, ब हलंत, र पूरा और
फिर ह आधा, पहले एच आता है, BRAHM। हाँ, BRAHM। मैं एम को ही पूछ रही हूँ माँ के लिए। तो ब्रह्म है ना, ब हलंत र एच पहले आता है फिर एम आता है। ह पहले है फिर म है। हम लोग उल्टा कर देते थे पहले, म। हाँ, बहुत लोग उल्टा कर देते, इसीलिए मैंने बताया। जी दीदी तीसरा वर्ड मेरे को दिख नहीं रहा है, ये ह है हलंत, ह और उसके नीचे हलंत है, ह है यहाँ पे हलंत है, ह है उसके यहाँ पे हलंत है, और ये म है, म्या की मतलब ब्रह्मा। दूसरा वर्ड क्या है? म है म हाँ हाँ। अच्छा, विद्वान, तो विद्वान के अंदर में ये द और व जो भी लावा है ना, तो यहाँ पे हलंत द और व है, हलंत द और व है। और आजकल जो संस्कृत की पुस्तकें आ रही है बच्चों को, उस पुस्तक में ये द और व ही लिखते, वो लोग संयुक्त अक्षर लिखते ही नहीं, द और व है, विद्वान, ठीक है, हलंत द और व बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज और समझ लीजिए, दर्द का तो हमने बता दिया, जो र हलंत होगा तो वो रेफ ऊपर चढ़ेगी, हो ये हो गया, समझ में आ गया। अब उसके बाद में आप देखोगे अपराह्न, अपराह्न, तो यहाँ अपरा, ये ह जो है, ह पूरा है, ह हलंत है और न पूरा है, अपराह्न, अपराह्न, ठीक है। मध्याह्न, ठीक है, ह पूरा, मध्याह्न, ठीक है। ये इस प्रकार से चीज हो गई। अब अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि कोई शब्द कुछ अक्षर छूटा हो, तो वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं। ये कभी कभी होता है, मतलब अक्षर ऐसे में कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ये साफ करूं बोर्ड? अच्छा, जो श्लोकों का उच्चारण होता है, उन श्लोकों के उच्चारण में एक निश्चित स्थान होता है। हर श्लोकों के कई प्रकार होते हैं। प्रायः अनुष्टुप छंद, जैसे भगवत गीता में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसी के बाद में यति कहते हैं उसको, रुकना का जो है वो यति कहा जाता है, वहां पे रुका जाएगा। और आपको ज्यादातर श्लोक लिखे हुए, श्लोक मतलब होता है अनुष्टुप छंद। ये छंद कई प्रकार के होते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम बताने तो कई दिन लग जाएंगे, पर हम अपने मतलब का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में अनुष्टुप छंद का ज्यादा प्रयोग है। अनुष्टुप छंद यानी कि श्लोक। वैसे बहुत सारे शिखीधरणी, बहुत सारे श्लोक है, कठिन कठिन भी है, और उन श्लोकों में कुछ श्लोक भी ऐसे जिनको बहुत विद्वान लोगों ने बहुत कम ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे विवेक चूड़ामणि में हर प्रकार के श्लोक है, और हर श्लोक में कहाँ उसकी यति होती वो निश्चित है, वो अध्ययन करने पे मालूम होती है। हम लोगों के लिए हमने उतना अध्ययन नहीं किया है जैसे, तो भी जब कोई हम पढ़ा रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी भगवत गीता प्रेस गोरखपुर ने एक ऐसी पुस्तक छापी है जिसमें अक्षर उन्होंने एक चरण को एक अक्षर एक कलर में कर दिया, दूसरे चरण को दूसरे में लाल और नीले का प्रयोग कर लिया। तो कहाँ यति है, नए को समझने में बहुत ही आसानी है। वो पुस्तक, अगर एक आध पुस्तक अपन इस प्रकार की जब पढ़ लेते हैं तो अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। फिलहाल हम लोग के पास जितना ज्ञान है उसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको बोल सकता हूँ कि रीम कैसे बोला जाता है और रीम का उच्चारण और रीम कैसे लिखा
जी हाँ, बहुत सही। ये रिंग, ये र है और ये देखिए र है, इसके अंदर में ये लगी हुई है, दिख रहा है? क्या और बड़ा बना के दिखाऊं? ठीक है, ये जो ह है इसके अंदर में ये लगा है र का रेफ। जैसे हम प्रकाश लिखते हैं तो ये वाली रेफ लिखती है ना, तो ये ह के अंदर में ये लगी हुई है रि। ठीक, रिंग, इसका उच्चारण रिंग, रिंग फट, रिंग, ह और र मिला रिंग। ठीक है, उसका भावार्थ बता सकते हैं आप? देखिए ये मंत्रों का विषय है, रिंग मंत्र अलग है, ये सब लक्ष्मी जी का मंत्र है इसमें, श्री ओम ऐं ह्रीं श्रीं लिंग, ये तमाम चीजें, ये मंत्रों का भी अलग चीज है, ये हमारा भी इस समय सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक चीज और समझिए, जैसे हमने लिखा हृदय, ये हृदय के अंदर में ऐसा वाला लगता है, ये हृदय। ठीक है, यहाँ पर ये ह के अंदर में रि ऋषि की मात्रा लगी हुई है, ह में यहाँ रि ऋषि की मात्रा लगी। देखो ये ऐसा लिखा जाता है, समझ गए? रि ऋषि की मात्रा को हम लगाएंगे तो ऐसे लगाते हैं ना, तो ये ऐसी मात्रा लगी हुई है। जैसे हम क में लगाएंगे तो ऐसी लगाएंगे, तो ये ह के अंदर में ऐसी मात्रा, ये हृदय है और ये रि है, ये दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ ह और र है, यहाँ पे हलंत ह और र, ये है रिंग, हलंत ह और र, और उसके अंदर में ई की मात्रा, तो रिंग बोला जाता है इसको, रिंग। र बाद में है, ये अंतर है। ऐसे बहुत सारे क्लिंग, तो आधा क और ल है, ये क्लिंग। ये ऐसे बोलकर बताने नहीं चाहिए, ये मंत्र सारे गुप्त मंत्र होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से हमने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तो ऐसी चीजें होती है। और आप लोग पढ़ेंगे कहीं कोई उच्चारण में, कभी कभी तो जो तंत्र की पुस्तकें होती है, विशेष करके पूजा पाठ की पुस्तक में, उसके अंदर 2-2, 3-3 अक्षर हलंत होते हैं और 2 अक्षर 3 अक्षर हलंत होते, उसके बाद पूरा होता है। तो वैसे को उच्चारण करने में जब प्रैक्टिस लगती है तब उच्चारण हो पाता है। स्टार्टिंग में हम लोगों को भी दिक्कत हुई है उनमें, समझ गए? तो वो तो क्योंकि अब फिर जब उच्चारण करो तो जवान वाणी जो वैसी लौटने लगती है। ऐसा आप देखेंगे जो लोग पंजाबी पढ़े, तो पंजाबी में क्या भाषा कुछ इस प्रकार की है कि उनकी जबान मोटी हो जाती है, उसी प्रकार से तो उनको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा, अंग्रेज लोगों की जबान मोटी होती है, अंग्रेजों की जबान मोटी होती है, तो इसलिए वो र नहीं बोल पाते। तो र नहीं बोल पाते तो वो हर जगह पे र के बदले में ड ही बोलते हैं, या ल बोलेंगे, समझ गए? गुड़, गुड़ नहीं बोलेंगे, गुड बोलेंगे, बस स्पेलिंग चेंज है। तो अंग्रेजों की, अच्छा, उनकी जबान गड़बड़ है, उसके कारण उन्होंने हमारी भाषा को बिगाड़ दिया। और हम हिंदुस्तानी इतने मूर्ख है कि अपनी चीज, अपने घर का मीठा पानी छोड़ के दूसरों का खारा पानी पीने को भाग रहे हैं। अरे वही बढ़िया है, ये हम लोगों की मूर्खता है, उनको क्या दोष दें? ठीक है, ये क्लियर हुआ? इतनी चीजें हमने आज आप लोगों को बताई। भगवान ने चाहा तो कभी हम श्लोकों के विषय में आप लोगों को और बताएंगे, पर फिलहाल तो कम से कम एक समय। हरिओम, मंगल में। हाँ जी, हरिओम हरिओम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ हाँ जी, हाँ दीदी मैं बोल रही हूँ, क्या एक बार वापस बताना, नीचे लिख के बताना दीदी, ऊपर से नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा, ये देखो, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये आधा क और श को मिलकर के बना है। ठीक है, आधा क और श को मिलकर के बना हुआ है श। और जो त्र है, ये त्र ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये त्रिशूल वाला त्र है। ठीक है, ये हलंत त और र मिलकर के बना है। ग्रथितांग श्लोक ये है दीदी। स्टार्टिंग जब आप खोलोगे ना तो हृदयादि न्यास वगैरह जहां लिखा हुआ है वहां कृष्ण प्रत्यर्थे पाठे विनियोग, वहां स्टार्ट ओम प्रार्थाय प्रतिबोधितांग, हाँ वही निकाल लिया स्टार्टिंग में, वहां पे लिखा हुआ है। देखो ये भगवत गीता में जहां पर न्यास दिए हुए हैं ना, ये हृदयादि न्यास वगैरह, वहां पर आप देखो श्री कृष्ण प्रत्यर्थे पाठे विनियोग, यहाँ लिखा है ओम, लिखा है
ओम पार्थाय प्रतिबोधितांग, ठीक है, बोधितांग भगवता नारायणेन स्वयं, ठीक है, अंग भी हो गया। व्यासेन ग्रथितांग, ठीक है, पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम, यहाँ म लिखा हुआ है, ठीक। फिर ये अद्वैतामृत वर्षिणी, ठीक है, वर्षिणी, ठीक, भगवतीम, ये ऐसा ही पढ़ सकते, भगवती मष्टादशाध्यायिनी, ये नी के बाद में ये जो लगा है डैश, इसका मतलब कि आगे का अक्षर यही लगाना है। अष्टादशाध्यायिनीम, ये म होगा हलन, ठीक है। और फिर यहाँ अम्ब, यहाँ होगा अम्ब, भगवतीम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको, भगवतीम, फिर अष्टादशाध्यायिनीम, ठीक। अम्ब, यहाँ पे अम्ब, ऐसा भी पढ़ सकता है, ऐसा ही पढ़ सकता है, ऐसा मुझे न बोल, तो हम सही बोलता है, दोनों सही है, वो दोनों सही है। भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी, ध्यायिनी माँ है यहाँ पे, ध्यायिनी अम्ब बोलने का आगे, हाँ, ध्यायिनी मम्ब, यहाँ पे इसको पढ़ने वाले ऐसा भी पढ़ सकते हैं, भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वान अनुसंध, एक ही साथ में, बस श्वास भर जाता है तो रुकना है, ध्यायिनी यहाँ पे रुक जाओ। फिर अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवत गीते भवत, हाँ अम्ब, क्योंकि माँ हमने पहले ले लिया है, ठीक है, माँ हमने पहले ले लिया है, तो यहाँ पर हम इसको जो माँ पहले ले लिया है तो अम्ब बोलेंगे, अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवत, ठीक है, भगवत गीते भव। एक बात और ध्यान रखना, जहां पर संयुक्त अक्षर होता है, ये द और व संयुक्त अक्षर है, तो इसके पहले जो भी वर्ण होता है उसको गुरु उच्चारण होता है, मतलब दीर्घ रूप में उच्चारण से थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है, तो भव ऐसे बोलेंगे, भव द्वेषिणीम, ऐसा हो गया। जैसे प्राय लोग बोलते हैं वेद व्यास, वेद व्यास बोलने में द हलंत निकला, वेद व्यास बोलना पड़ेगा, वेद व्यास बोला जाता है वो सही है, वेद व्यास बहुत गलत चीज है, वेद व्यास, समझ गए, ठीक है, हाँ। और ये जो अवग्रह चिन्ह है, इसका तो उच्चारण मालूम है, यहाँ पे अ का लोप हुआ है, अ का लोप होकर के ये जो अवग्रह चिन्ह, जैसे नमोस्तुते, नमो, और ये अवग्रह चिन्ह लोप हुआ है, ठीक है, ये अवग्रह चिन्ह लोप हुआ है, नमोस्तुते ऐसा पड़ेगा, नमो यहाँ पे दीर्घ उच्चारण होगा, नमोस्तुते ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे है पंगु, पंग, ये है पंग, ठीक, और इसके लिखा है गु, पंगु, अरे जो आपका अध्याय गीता का, तो उसमें किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म है ना, तो म बोलेगा कि वो रुक जाओ, अब रुको, ये देखो, ये पंग, ठीक, ये अंग और ये पंगु, ठीक है, पंगु है ये इस प्रकार से लिखने का परंपरा, ये बाद में इसको हलन करके लिखो, चाहे ऐसे लिखो पंगु, ठीक है। और ये पंगु, इसके ऊपर बिंदी है तो पंगुं लंघ्यते गिरिं, देखो ये लंघ्यते जो ये आया है, लंघ्यते, तो लंग और यहाँ पे घ, ठीक है, ये इसके अंदर में जुड़ा हुआ है, ये घ जो है इसमें जुड़ा हुआ है, समझाने के दृष्टिकोण से हमने अलग लिखा है, लंघ्यते, ठीक है, लंघ्यते, ठीक है, ये क्या हुआ, लंघ्यते, समझ में आ गया, ये ऐसा है ल, और ये जो है ये हलंत है, और ये घ और फिर यते, लंघ्यते, ये भी हलंत है, लंघ्यते, ठीक है, ये घ भी हलंत है यहाँ, लंघ्यते गिरिम,
दीदी 8वां अध्याय निकालो ना, उसमें का पहला श्लोक। एक मिनट, ब्रह्म की मध्यात्म। हाँ निकाल लिया। किंग, इसको पढ़ेंगे किंग, इसको पढ़ेंगे किंग। किंग तद ब्रह्म, इसको पढ़ेंगे की के ऊपर में अनुस्वार है, ठीक है। किंग तद ब्रह्म। अब यहाँ पे म है, किम अध्यात्मं किंग कर्म पुरुषोत्तमा। अब ये म पूरा है तो पुरुषोत्तमा। बोलने का बोलने का किंग, देखो म लिखा हुआ है, हमने बताया जहाँ पे म उच्चारण करना वो वहां म लिखा होगा। यहाँ देखो किम अध्यात्मम, यहाँ किम म लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ यहाँ म है, देखो एक सेकेंड, वहां पे बना कैसे मालूम है, ये है किम और ये है अध्यात्म, ठीक है। किम अध्यात्म, किम अध्यात्म, तो ये म है हलन और ये अ है, तो इन दोनों की संधि होके ये म पूरा बन जाएगा। ठीक है। किम अध्यात्मम, सीधे बोलिए किम अध्यात्मम, जो लिखा है वही बढ़िए। किम अध्यात्मम, किम अध्यात्मम, यहाँ पे बिंदी बिंदी इसका अनुस्वार उच्चारण, किम अध्यात्मं, किम अध्यात्मं, की म पूरा देखो, हाँ देखो ये आपने म बोल दिया सिर्फ म, तो म का मतलब हलन म, तब ये म पूरा होता। किम अध्यात्मं ऐसा, किम अध्यात्मं ऐसे बोलिए। प्राय लोग गलती करते हैं कि हलंत बोल देते हैं, जैसे लिखा है ये लिखा है, इसको बोलेंगे पाद, पर ये है पाद, ऐसा हो गया। जिसको बोलेंगे राम, जब ये राम बोल दिए तो राम हलंत बोल दिया राम, पर राम राम हरे रा, ये माँ पूरा बोलोगे किम अध्यात्मं, यहाँ पर ये जो बिंदी है इसका अनुस्वार उच्चारण होगा। अच्छा आगे, हाँ प्रोक्तम अधिदैवतम बोलने का क्या? हाँ अधिदैवतम, प्रोक्तम अधिदैवतम, हाँ प्रोक्तम अधिदैवं बोलने का, हाँ किम प्रोक्तम अधिदैवं ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। आप संधि विच्छेद करके पढ़िए, चाहे संधि को जोड़ के पढ़िए, दोनों सही है। दोनों सही बोल, परेशान होता है वो, सही कौन सा है? दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं रहता, एक सही रहता है। अरे भाई देखिए, संधि तोड़ के पढ़े चाहे संधि जोड़ के पढ़े, दोनों सही है। जब दोनों सही है तभी हम सही बता रहे हैं, नहीं तो कैसे बताएंगे? हम कैसे करने का भी? आप किम अध्यात्मं ऐसा भी पढ़ सकते हो, तो फिर आप किम अध्यात्मं ऐसा तोड़ के पढ़ सकते हो। देखो इसी से बना हुआ है किम अध्यात्मं, ठीक है। हाँ आप जो है ये हमारा ये इसके अंदर में YouTube में हमारे चैनल पे हमारे ये पाठ करके डाला हुआ है, 11वां या 12वें अध्याय तक डाला हुआ है। थोड़ा सा कुछ बाद में विघ्न आ गए तब नहीं डाल पाए थे, बाकी बहुत कुछ डाला हुआ है। 12-13 अध्याय पढ़े रहे, 15वां अध्याय भी पढ़ा हुआ है, शायद 13 और 14 नहीं है। 12वां अध्याय का मुझे ठीक से याद नहीं है, पर 13 और 14 तो नहीं है। 15वां अध्याय भी डला है, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ हमारा जो चैनल है जयघोष गीता, उसके ऊपर में भगवत गीता की व्याख्या भी है और साथ साथ में श्लोकों का उच्चारण करके पाठ भी इस प्रकार से दिए गए हैं जो कि शुद्ध तरीके से बिना म्यूजिक, जिससे कि आप सुन करके सीधे पाठ कर सकते हैं, म्यूजिक वाले पाठ नहीं है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें आपको मिलेगा, आप बराबर देखिए, और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं,
ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से हरिओम मंगल में ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर इसको हम विश्राम दे रहे हैं। ठीक है, हरिओम ओम ओम। सभी को बहुत बहुत सद्भावना है।